नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। आज फिर आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से हाजिर हो रहा हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र में राजनीति गर्माहट बढ़ चुकी है और इस राजनीतिक गर्माहट में खास तौर पर अम्बेडकरी विचार धारा वाला समाज जो अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है और राजनीति में बदलाव ला सकता है। मगर थोड़ा हम पहले इतिहास की ओर आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बात है कि आज भी महाराष्ट्र जो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की कर्मभूमि रहा, उसी कर्मभूमि में 1954 भंडारा के उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा और ये सामना यानी उस समय डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर इन्होंने 1,23,576 वोट प्राप्त हुए थे और उनके अगेंस्ट में कांग्रेस ने नामदेव सांडगे इस उम्मीदवार को खड़ा किया था, जिन्होंने 1,38,127 वोट प्राप्त किए थे। यानी लगभग डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर इन्हें 14,561 वोटों से हारना पड़ा। मैं आपको ये इसलिए याद दिला रहा हूं, जो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जिनके इर्द गिर्द पूरी भारत की राजनीति घूमती है, महाराष्ट्र नहीं तो पूरे भारत के विभिन्न राज्यों में उनके इर्द गिर्द जितनी भी राजनीति हो रही है, उसी महाराष्ट्र में अंबेडकरवादी विचारधारा वाली राजनीतिक पार्टियां अपने अस्तित्व को बनाए रखने में अब तक असफल रही है। इसका कारण, इसकी समीक्षा काफी लोगों ने की है, मगर आज अंबेडकरवादी विचारधारा राजनीतिक पार्टियों के बीच में सुभद्र नामक विचारधारा उत्पन्न हुई है। बुद्ध के समय एक सुभद्र पैदा हुआ और बुद्ध के निर्वाण के बाद उसने कहा कि आज से हम आजाद हैं, हमारे ऊपर कोई भी
बुद्ध के नियम लागू नहीं हो सकते। उसी तरह जब भारत में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत यह अंतिम चरण पर शोषित पीड़ित समाज को प्रताड़ित कर रहा था, उस समय डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इनका उदय होता है। और ये संविधान के माध्यम से हमें राजनीतिक हथियार भी देते हैं और कहते हैं कि इस राजनीतिक यानी आपको सत्ता तक तो पहुंचना है, मगर सत्ता तक पहुंचने के लिए आपको बुद्ध की विचारधारा भी अपनानी है। आज महाराष्ट्र में दो बड़े समूह आपस में लड़ रहे हैं, एक एनडीए वर्सेस इंडिया। यानी एनडीए में बीजेपी, शिंदे शिवसेना गठ और अजित पवार गठ, ये एक तरफ है। दूसरी ओर इंडिया अलायंस में कांग्रेस है, एनसीपी है और उद्धव ठाकरे शिवसेना गठ है। और इनके बीच में अंबेडकरवादी विचारधारा की राजनीति चल रही है, जिसमें वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख आदरणीय प्रकाश आंबेडकर जी है, जो वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से स्वयं के बल पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और उधर इंडिया अलायंस ने वंचित बहुजन आघाड़ी के पैरेलल पीआरपी यानी श्याम दादा गायकवाड़ के नेतृत्व में सभी अंबेडकरवादी वैचारिक राजनीतिक दल को इकट्ठा कर लिया है। अब जो कांग्रेस और बीजेपी की पुरानी जो आदत है, वो आदत अब भी नहीं बदली। यानी दो भाइयों को आपस में लड़ाने की जो आदत है, उस आदत के हम शिकार होते जा रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है। यानी पूरे महाराष्ट्र के राजनीति में देखा जाए तो 9,38,00,000 समथिंग मतदाता ये तय करते हैं कि महाराष्ट्र में किस पार्टी का शासन होगा। और उसमें 1,36,00,000 समथिंग शेड्यूल कास्ट के वोट है। और उसमें भी यानी 228 सीटों में से 29 शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है। और फिर भी हम महाराष्ट्र के सत्ता से काफी वंचित है, काफी वंचित है। अगर इसको जाने या समझे तो हम एक ही माला के ऐसे बिखरे मोती है, और उस माला का नाम अंबेडकरी विचारधारा है, और उस अंबेडकरी विचारधारा के हम बिखरे हुए मोती है।
हर मोती अब किसी न किसी के गले की शान बन चुका है, मगर आम्बेडकरी विचारधारा की शान बनने में असफल साबित होते जा रहा है, असफल। और इस पर आज मुझे बुद्ध की वो 7 बातें याद आती है। यानी बुद्ध ने वज्जी और लिचुए के बीच में गणराज्य, आदर्श गणराज्य किस तरह से स्थापित किया जाए उसके बारे में जानकारी दी थी। अब ये जानकारी तो भगवान बुद्ध ने जो उस समय के सबसे बड़े ज्ञानी, विद्वान और हर क्षेत्र में अपनी पकड़ रखने वाले व्यक्ति थे, तो भगवान बुद्ध ने सिर्फ ज्ञान की बातों के साथ साथ आंतरिक सुख, मानसिक सुख के साथ साथ प्रशासन एवं सुप्रशासन, समृद्धि, एकता, स्थिरता कैसी बने रहे, इसके लिए भी भगवान बुद्ध ने मौलिक ऐसी मार्गदर्शन किया, मौलिक। और वो मौलिक मार्गदर्शन आज हमें याद करने की जरूरत है। अगर इसे हम याद करते हैं तो आने वाले समय में अम्बेडकरवादी राजनीति को हम बचा पाने में सफल हो जाएंगे। सफल ही नहीं हो जाएंगे, बल्कि अम्बेडकरवादी विचारधारा की राजनीति विधानसभा या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी अपनी पकड़ बना सकती है। तो बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने पहला नियम यह दिया था कि नियमों का पालन करो। सभी को नियमों का पालन करना यानी क्या? सभी को नियमित रूप से सामूहिक बैठकों का हिस्सा बनना चाहिए या फिर उसमें हिस्सा लेना चाहिए या स्थापित नियमों का पालन करना चाहिए। यानी एकता के साथ, एक विचार के साथ, और वो एक विचार कभी बिखरे नहीं, और उसके लिए संहिता की जरूरत होती है, आचार संहिता की जरूरत होती है, जिस तरह से चुनाव में आचार संहिता लगती है। और इसलिए नियमों का पालन जरूरी है। यह बुद्ध का पहला नियम था। बुद्ध का दूसरा नियम संगठित और एकता में रहना। एक्चुअली ये तो सारा पाली भाषा में, लेकिन मैं इसको हिंदी में अनुवादित करके आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। गणराज्य में, यानी बुद्ध उस समय आनंद को उपदेश करके बता रहे कि गणराज्य में एकजुटता और सामूहिक निर्णय का महत्व क्या है। सभी लोग मिलजुल कर संगठित होकर कार्य करना चाहिए। अब थोड़ा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को याद कर ले। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं, पढ़ो लिखो, संघर्ष करो, संगठित हो। तो हम आज संगठित तो कहीं दिख ही नहीं रहे। हमें संगठित होना पड़ेगा, एकता के साथ, एकजुटता के साथ, एक विचारधारा के साथ। बुद्ध का
तीसरा नियम, परंपराओं और विरासत का सम्मान करना। परंपरा और विरासत का सम्मान करना। पुरानी परंपरा जो समाज की नींव है उसका सम्मान करे और उनका पालन भी करे। आज हमारे बीच में तो कोई परंपरा ही नहीं दिख रही है। उसकी जो नींव थी अब गुमनाम हो चुकी है। जैसे कि हम 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव जाते हैं और वहां पे उन 500 महारों का शौर्य का गुणगान करते हैं, तो हम उससे क्या सीख रहे हैं? अगर उन 500 महारों ने उस समय 28,000 पेशवाई को निस्नाबूद कर विजय प्राप्त कर ली थी, तो आज हम 1,36,00,000 महाराष्ट्र के मतदाता मिलकर अगर ये निश्चय कर ले तो हम बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम बुद्ध के अनुयायी तो है, मगर औपचारिक तौर पर अब चौथा नियम बुद्ध कहते हैं कि हमें वरिष्ठों का सम्मान करना चाहिए। यानी वरिष्ठों का सम्मान करना चाहिए, यानी हमारे बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। जो बुजुर्ग जिनके पास में काफी एक्सपीरियंस है, उनके अपने अनुभव है कि किस सिचुएशन में, किस समय, किस हालात में किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखा जाए। उन विचारधारा को हमें आज अपनाना है। एक महात्मा फुले उन सारे बंधनों को तोड़कर सभी के लिए शिक्षा के दरवाजे खुले कर देते हैं। एक डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर हजारों से हमारे पैरों में गुलामी की जंजीरें को तोड़कर मानवता का संवैधानिक अधिकार देते हैं। एक डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर आज हजारों डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जैसी विचारधारा व्यक्ति हजारों लोगों के बीच में उत्पन्न हुई है, मगर एकजुटता की कमी दिख रही है। एकजुटता की कमी दिख रही है। और इसलिए हमें, चाहे फिर वो महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर हो, या फिर राजनीतिक क्रांति में बदलाव लाने वाले माननीय कांशीराम जी क्यों ना हो, इनकी विचारधारों का अगर हम, इनके अनुभव का अगर हम इस समय उपयोग नहीं कर पाएंगे तो हमें गुमनामी से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान होना जरूरी है। उनका अनुभव वर्तमान में अपने जीवन में पालन करने की आवश्यकता है। बुद्ध का 5वां नियम,
यानी महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है। आज भारत आजाद तो हो चुका है, लेकिन क्या आज भी आजाद भारत के अंदर में आजादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ, सुरक्षितता के साथ में भारत की महिलाएं सुरक्षित है? नहीं है। क्या उन्हें वो सम्मानजनक समान अधिकार प्राप्त हुए हैं? नहीं हुए हैं। न जाने कितने रेप, न जाने कितने बलात्कार, उनकी छेड़खानियां, उनसे बदसलूकी पूरे भारतवर्ष में हो रही है। और फिर उसके लिए बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं लाखों की संख्या में इकट्ठा होने की जरूरत ही नहीं है। हमें अपने घर की, समाज की, देश की महिलाओं के प्रति सम्मान बनाए रखना, उनके प्रति भाईचारा बनाए रखना, उनके प्रति अपमानजनक, उनके प्रति बुरी सोच को खत्म करना, यानी वास्तव में महिलाओं का सम्मान करना, उनका आदर करना। आज जो अंबेडकरवादी राजनीतिक विचारधारा वाली जितनी भी पार्टियां हैं, उन्हें ये बुद्ध के साथ नियम लागू होते हैं। बुद्ध का छठा नियम, धर्म का पालन और धार्मिक स्थलों का सम्मान। उस समय चैत्य चपाल कहते थे। इसको मैं आज की और आपकी सरल भाषा में कह रहा हूं, धर्म का पालन और धार्मिक स्थलों का सम्मान। आज हम एकजुट नहीं हैं, बिखरे मोती है, कोई यहां है, कोई वहां है, कोई किसी के गले की शान बन चुका है। और इसीलिए आज तक हम जितने भी बौद्ध पुरातन धार्मिक स्थल है, वो सारे के सारे ब्राह्मणीवादी विचारधारा के कब्जे में है। फिर चाहे वो बुद्ध गया का महाबोधि महाविहारी क्यों ना हो, हमें परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इसीलिए 1956 में अपनी धार्मिक क्रांति का एक ऐसा लोहा मनवाया और कहा कि आज से आप इसी धम्म के छत्री के सानिध्य में इकट्ठा होकर अपने लिए, अपने समाज के लिए संघर्षशील बने, संघर्ष करें। 56 से लेके आज तक हम पूरे भारत में भारतीय जनगणना के आधार पर 1 करोड़ बौद्ध नहीं है। ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। फिर बुद्ध का 7वां नियम ये कहता है, शिक्षा और ज्ञान की वृद्धि। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने भी वही कहा, पढ़ो लिखो, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। अब
समाज के सभी लोग ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित हो, जिससे वो अपने समाज का उद्धार कर सके। मगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के ये 3 फार्मूले, इससे हम शिक्षित तो हुए, काफी ज्यादा शिक्षित हुए, मगर संगठित नहीं हुए। और संगठित नहीं होने के वजह से हम संघर्षशील नहीं बने। आज किसी भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम से अगर हम आंदोलन खड़ा करें तो लाखों की भीड़ हमें दिखने को मिलती है, मगर ये लाखों की भीड़ हमें राजनीतिक गलियारों से गुजरकर सत्ता के कुर्सी तक जाने के लिए असफल बनते जा रही है। क्योंकि हम भावनिकता के आधार पर एकजुट हो जाते हैं, मगर जहां पे वैचारिक तौर पर हमें एकजुट होना है वहां बिखर जाते हैं। और हमें इससे बचना है और बचना पड़ेगा। यानी सीधे तौर पर कहा जाए कि बुद्ध ने इन 7 बातों को समाज में शांति, समृद्धि और स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक बताया था। इन बातों का पालन करके वज्जी और लिच्छवी गणराज्य ने बुद्ध के समय एक आदर्श समाज का, गणराज्य का उदाहरण प्रस्तुत किया था। और इसी के आधार पर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने आपको राजनीतिक सत्ता हासिल कैसी करनी है इसका मार्गदर्शन किया था। यानी 1954 से लेके तो आज तक, यानी उस समय डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की जो हार हुई, तब से डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की विचारों की हार निरंतर होते आ रही है, क्योंकि हम एकजुट नहीं है। बीच का कुछ समय था जो हमारे 4 राजनीतिक स्तंभ जीतकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में गए थे, जिस भी कारण हो, मगर आज स्थिति बिल्कुल विभिन्न है। तो ये जो 2024 का इलेक्शन है, इसमें एनडीए वर्सेस इंडिया तो है, मगर और एक चीज इसमें आ रही है, वंचित बहुजन आघाड़ी वर्सेस पीआरपी, ये भी एक मुकाबला है। अब तो तय ये होगा कि वंचित बहुजन आघाड़ी के कितने लोग चुन के आते हैं या चुन के नहीं आते, तो उसका बेनिफिट किसे होगा, बीजेपी को होगा या कांग्रेस को होगा। और कांग्रेस ये जानती है कि वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से उन्हें काफी नुकसान होगा, तो उन्होंने श्याम दादा गायकवाड़ के माध्यम से पीआरपी का गठन किया। तो हमारे वोट तो बिखर गए और हमारे वोटों के माध्यम से ही इन्हें सत्ता की कुर्सी हासिल होगी। तो हमें यह सोचना पड़ेगा। यानी किसी भी राजनीतिक दल को 154 के करीब करीब सीटों की जरूरत है, मगर क्या 154 सीटों के बीच में अगर हम अपने
10-15 खुद के हमारे समाज के एमएलए चुनकर विधानसभा जाते हैं तो महाराष्ट्र के धरती पर एक बहुत बड़ा राजनीतिक क्रांति का बदलाव देखने को मिलेगा। ये हमें सोचना है। तो हमारे वोटों को हमारे उम्मीदवार में जीत की तब्दीली के सहायक बने। तो मेरी मतदाताओं से यही विनती है, मैं कोई राजनीतिक विश्लेषण नहीं कर रहा हूं। मुझे आज की राजनीति में जो हम बिखरे हुए हैं, उन बिखरे हुए राजनीतिक दलों को एक साथ आकर किस तरह से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है, इसके लिए मैं आपसे अपने विचार साझा कर रहा हूं। अगर आप विचारों से सहमत है तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। अगर आप विचारों से सहमत नहीं है तो वैसे भी हम गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं, आगे चल के पूरी तरह गुमनाम हो जाएंगे। तो हमें ये सोच, ये बुद्ध की विचारधारा, ये बाबा साहब की विचारधारा, ये महात्मा फुले की विचारधारा, ये बहुजन मूवमेंट को एकजुट के साथ में लड़ना है। तो आज के लिए आप सबको इतना ही। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। अब इलेक्शन के बाद ही इसके ऊपर में समीक्षा करेंगे कि हमने क्या खोया, क्या पाया। आज के लिए इतना ही। साधुवाद।